Good afternoon, students. Today we are starting our chapter number 8, the medieval India, the Delhi Sultanate. In this chapter, we will read about the Delhi Sultanate which ruled over Delhi. In that period of time, why it is called Delhi Sultanate? It is called Delhi Sultanate because in that period of time king assumed themselves sultan, क्योंकि राजा जो थे अपने आप को सुल्तान माना करते थे, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता था. That period of time, in that period of time, our central government was not powerful in India. That's why, and there was a lack of political unity here. That's why तुर्कीज जो थे उन्होंने क्या किया, इन दैट इन्वेडेड एंड रूल्ड ओवर दिल्ली. तो तुर्की जो थे वो बाहर से अफ़गानिस्तान से और इराक़ से और ईरान से आए थे. उन्होंने जो है यहाँ पर अपना रूल चलाने शुरू कर दिए थे दिल्ली के अंदर. नेक्स्ट वी विल रीड इन दिस चैप्टर अबाउट द लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज़ इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या क्या थे? कुछ कॉइन्स मिले थे जिनसे हमें पता चला था कि ऐसा भी कोई पीरियड ऑफ टाइम आया था. माइलस्टोन मिले थे एंड मॉन्यूमेंट्स मिले थे, टॉम स्टोन्स मिले थे. तो इनसे हमें पता चला था कि द दिल्ली सल्तनत पीरियड ऑफ टाइम हैड ऑल्सो कम इन पास्ट. नेक्स्ट, इन फ्रॉम द मॉन्यूमेंट वी कैन नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत. मोन्यूमेंट का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो क्या है? कुतुब मीनार. दैट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली and it was started by the Qutbuddin Bakhtiyar and he was a slave in that period of time, and it was completed by the Iltutmish. He was also a slave. And after that, in this chapter we will read about the kinds of dynasty which ruled over Delhi in that period of time. First one is the slave dynasty, had come in 1100 to 1200 AD. पर्सिया से और ईरान से, पर्सिया को ईरान कहा जाता था इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. और अफ़गानिस्तान से क्या हुआ था, कुछ मुस्लिम लोग जो थे वो अपने रूलर्स बने थे. वहाँ से आने के बाद यहाँ पर उन्होंने अपने रूल्स चलाने शुरू कर दिए थे. एंड तब के टाइम में मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी जो थे वो जो मेन रूलर थे, उन्होंने ही जो है ये दिल्ली पर जो है अपने राज चलाना शुरू किया था. फिर उनका एक स्लेव था मोहम्मद गौरी का, कुतुबुद्दीन. वो उनके स्लेव थे. जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन, वो फर्स्ट जो है स्लेव डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी थे. and the rulers of slave dynasty are called the Mamluk sultans also. in that period of time जो slave dynasty के rulers हुआ करते थे वो उनको मैमलुक सुल्तान्स भी कहा जाता था. उसके बाद जो थे रूलर आए थे इल्तुतमिश. उनके मरने के कुतुबुद्दीन, आफ्टर द डेथ ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक, Iltutmish, he was also a slave and son-in-law of the Aibak. He ruled over Delhi. After that, Rajia Sultan, after the death of Iltutmish, her daughter Rajia Sultan became the ruler of the Delhi, and she came in 1236 to 1240 AD. एंड शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूल्ड ओवर दिल्ली. पहली जो थी वो मुस्लिम लेडी थी जिसने दिल्ली पर जो है शासन किया था. एंड वहाँ के जो नॉबल्स होते हैं, रिच जो पीपल थे वहाँ के मेल, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि रजिया सुल्तान की एक लेडी जो है वो अपना शासन चलाए दिल्ली जैसे बड़ी सिटी पे. आफ्टर दैट कोई और जो है उसके बाद जो है राजा बन गया था. इन योर लेसन इट इज़ नॉट मैंशनड. आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट द खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी आई. उसके बाद खिलजी डायनेस्टी का जो मेन रूलर था वो जलालुद्दीन खिलजी थे, जो कि फाउंडर थे किसके? खिलजी डायनेस्टी के.
एंड ही किल्ड द लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उन्होंने क्या किया था, मार दिया था स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर को। आफ्टर दैट तुगलक डायनेस्टी हैड कम। तुगलक डायनेस्टी आई किसके बाद, खिलजी डायनेस्टी के बाद। एंड गाजी मलिक वाज द रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जो गाजी मलिक थे वो रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, जिन्होंने 5 साल तक जो है रूल ओवर किया था वहाँ पर दिल्ली में। फिर आए मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो मोस्ट रिमार्केबल रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के अंदर। फिर उन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने बहुत कोशिशें की वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। उनके जो फंक्शंस थे वो क्या क्या थे, वो एक तो सबसे बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने सबसे पहला काम किया था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। उन्होंने कैपिटल को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना एम्पायर साउथ तक स्प्रेड करने की कोशिश की थी। फिर आफ्टर दैट टोकन करेंसी भी इशू की थी। उन्होंने ब्रॉन्ज टैंका इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर टैंकास की जगह पे। एंड टैक्सेशन इन द डॉब, उन्होंने टैक्स लेना जो है लैंड पर, डॉब एरिया में लेना, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया था लैंड पर। एंड he wanted to rule over all over the India but also the and Central Asia too। मतलब वो पूरे इंडिया पे राज जमाना चाहते थे और सेंट्रल एशिया पे भी पूरे अपना कब्जा करना चाहते थे। After that in this lesson we will read about the Sultanate administration। Sultanate administration कैसी थी। In the end of 12th century सुल्तान ruled over Delhi। सुल्तानों ने राज किया था दिल्ली के ऊपर। सुल्तान ही क्या करते थे, वो एग्जीक्यूटिव का भी काम करते थे, लेजिस्लेटिव का भी, जुडिशियल का भी, मिलिट्री अथॉरिटी का भी काम किया करते थे। एंड जो की फिगर थे वहाँ के वजीर थे वो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते थे। और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ आर्मी कौन थे वहाँ पर, आरिजी मुमलिक थे। एंड जो सल्तनत एम्पायर था वो डिवाइडेड था प्रोविंसेस में, जिनको मुक्तिस के नाम से जाना जाता था। और प्रोविंसेस को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, शिक्स और पैरागनाज में। एंड नाउ वी विल रीड द चैप्टर 8 medieval India, the Delhi Sultanate। By the 10th and 11th centuries, numerous small kingdoms had emerged in North India because of absence of powerful central government। 10th और 11th centuries में क्या हुआ, छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए थे नॉर्थ इंडिया में। किस वजह से, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल नहीं थी, इस वजह से। दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट इन कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता था। एंड दिस lack of political unity was largely responsible for quick victories of तुर्क्स। और ये जो पॉलिटिकल यूनिटी बहुत ज़्यादा कम थी, ये किसका कारण बनी, क्विक विक्ट्रीज ऑफ तुर्क्स, कि तुर्कीज लोगों ने जीत पा ली थी यहाँ पर, कि उन्होंने रूल ओवर करना शुरू कर दिया था। हु बिगिन देयर कॉन्क्वेस्ट इन द 11th and 12th सेंचुरी, उन्होंने जीत पा ली थी 11th और 12th सेंचुरीज में। हाउएवर देयर एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 13th सेंचुरी, और उनका एम्पायर जो है वो उन्होंने अपना स्थापित कर लिया था 13th सेंचुरी में। द पीरियड बिटवीन 1206 एंड 1526 व्हेन 5 डायनेस्टीज सक्सेसिवली रूल्ड फ्रॉम दिल्ली इज़ नॉन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो 1206 से 1526 तक का पीरियड ऑफ टाइम था, तब क्या हुआ था, 5 डायनेस्टी ने रूल्ड ओवर किया था दिल्ली पर, विच इज़ नॉन एज द दिल्ली सल्तनत। इट वॉज सो कॉल्ड बिकॉज द रूलर्स ऑफ वेरियस डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम देयर कैपिटल एट दिल्ली वर कॉल्ड द सुल्तान्स। ये इसलिए कहा जाता था कि जो रूलर्स थे अलग अलग डायनेस्टी के, जिन्होंने रूल्ड ओवर किया था दिल्ली पर, वो अपने आप को क्या कहलाते थे, सुल्तान्स कहलाते थे। Now we will read about the sources of information। There are a number of official records, administrative manuals, biographies, autobiographies, court histories, chronicles, foreign travelers accounts and the private correspondence which provide much information for reconstructing the history of the Delhi Sultanate। बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल्स भी हैं, बायोग्राफीज़ हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ भी लिखी गई हैं, एंड कोर्ट हिस्ट्रीज़ भी हैं,
क्रॉनिकल्स होता है, हिस्ट्री को ही बोला जाता है, इतिहास को ही। फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स भी हैं जिनसे पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत नाम का पीरियड भी आया था पास्ट में। The important source of information about the Delhi Sultanate are first was the inscriptions. Inscriptions are valuable supplements and not the sole sources of information on the Delhi Sultanate. जो inscriptions हैं वो valuable supplements हैं, वो सिर्फ sources ही नहीं है information के on the Delhi Sultanate. The inscriptions are found on coins. inscription जो है पाए गए हैं coins पे, monuments पे, milestones and tombstones पे, यानी समाधि के स्तंभ पे भी। Some of the inscriptions are in Sanskrit. कुछ जो है inscription वो संस्कृत में है, some in Arabic and some in both the languages. For example, the first coin issued by the Muhammad Bakhtiar Khilji. एग्जाम्पल के लिए जो पहला कोइन इशू किया गया था मोहम्मद बख्तियार खिलजी के द्वारा, बियर्स बोथ अरेबिक एंड संस्कृत इंस्क्रिप्शन। उन्होंने दोनों ही लैंग्वेज यूज़ की हुई थी, अरेबिक और संस्कृत में जो है उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पे एक नाम खुदवा रखा था उसमें। Similarly, the famous traveler Ibn Battuta noticed a commemorative inscription in the Jama Masjid in Delhi. और इसी तरह से फेमस ट्रैवलर इबन बतूता जो थे उन्होंने नोटिस किया था किसको, याद में किसकी, इंस्क्रिप्शंस इन जामा मस्जिद इन दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद में एक इंस्क्रिप्शन है, उसकी याद में जो है उसको याद करते हुए मतलब बताया है, विच ही डिसिफर्ड, जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। सारी चीज़ें वहाँ पर रिटन है, वहाँ के इंस्क्रिप्शन में, जामा मस्जिद की इंस्क्रिप्शन में रिटन है। नेक्स्ट वी हैव द मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स जो हैं, द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी मोन्यूमेंट्स विच रिवील नॉट ओनली द कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ पीरियड बट ऑल्सो द लिविंग कंडीशंस, फेथ्स एंड बिलीफ्स। जो मोन्यूमेंट जो थे, द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बनवाए थे जिनसे जो कि क्या प्रकट करते हैं, नॉट ओनली द कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ द पीरियड, उस टाइम के कल्चरल ट्रेंड को ही प्रकट मतलब नहीं शो करते, बट ऑल्सो द लिविंग कंडीशन, वहाँ की कंडीशंस को भी शो करते हैं, फेथ्स को, बिलीफ्स को भी शो करते हैं, एंड द सोशियो कल्चरल आउटलुक ऑफ द रूलर्स, और जितनी भी सामाजिक कल्चरल आउटलुक थी, बाहर से वो कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, सब जो है वो मेंशन किया गया मोन्यूमेंट्स में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज मोन्यूमेंट्स इज़ द कुतुब मीनार इन दिल्ली। जो सबसे सिग्निफिकेंट मोन्यूमेंट है वो कुतुब मीनार है दिल्ली का। कुतुब मीनार इट वॉज स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, एंड वॉज डेडिकेटेड टू द सूफी सेंट, और ये सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को डेडिकेट किया गया था। हु वॉज ग्रेटली वेनरेटेड बाय पीपल ऑफ दिल्ली, जिनको क्या किया जाता था, बहुत सम्मान दिया जाता था, बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी दिल्ली के लोगों के द्वारा। द स्ट्रक्चर वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और इसे पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा जो है कंप्लीट कराया गया था। इट्स स्पेशल फीचर्स आर व्हेन ओरिजिनली कंप्लीटेड, जब ये पूरा कंप्लीट हो गया था, इट रोज टू अ हाइट ऑफ 71.4 मीटर विद 4 स्टोरीज, 4 स्टोरीज जितना लंबा, मतलब 71.4 मीटर इसकी हाइट हो गई थी। द टावर वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग इन द 1369, टावर डैमेज हो गया था लाइटनिंग की वजह से 1369 में, एंड इन कोर्स ऑफ रिपेयर एंड रिनोवेशन फिरोज शाह तुगलक फर्दर रेज्ड इट्स हाइट। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने रिपेयरिंग करवा दी थी और इसकी हाइट को फिर से बढ़वा दिया था। आफ्टर दैट द यूज़ ऑफ इट हैज़ 5 स्टोरीज टैपरिंग एज दे असेंड, और इसकी 5 स्टोरीज, ये लंबा और पतला भी है, एंड जैसे जैसे मतलब एज दे असेंड, जैसे कि वो ऊपर चढ़ रहा है। ईच स्टोरी सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाय प्रोजेक्टिंग बैल्कनी, और हर एक स्टोरी अलग की गई है, एक अलग अलग मतलब बैल्कनी के द्वारा जो शो करके अलग अलग की गई है। नेक्स्ट वी हैव द एंट्रेंस इज थ्रू द डोरवे ऑन द नॉर्थन साइड। नॉर्थन साइड पे एंट्रेंस रखा गया है, जो एंट्रेंस डोर है वो रखा गया है। द मीनार इज़ अ सर्कुलर टावर अबाउट 13.8 मीटर इन डायमीटर एट द बेस एंड टैपर्स, और जो मीनार है वो सर्कुलर टावर बनाया गया है उसके ऊपर, अबाउट 13.8 मीटर इन डायमीटर उसका जो है वो 13.8 मीटर है, एट द बेस एंड टैपर्स टू विड्थ ऑफ अराउंड 3 मीटर एट द समिट, और उसकी जो चौड़ाई है शिखर तक वो 3 मीटर के अबाउट है।
इट हैज़ अ सर्कुलर स्टेयरवे ऑफ 379 स्टेप्स, जो सीढ़ियाँ हैं वो 379 है, लीडिंग टू द टॉप, जो टॉप तक ले जाती हैं. रेड सैंडस्टोन, मार्बल एंड ग्रे क्वार्ट्जाइट वर यूज टू कंस्ट्रक्ट द टावर. रेड कलर के जो सैंडस्टोन है यानी जो रेतीले स्टोन है वो यूज़ किए गए हैं, मार्बल यूज़ किए गए हैं, पत्थर यूज़ किए गए हैं. ग्रे क्वार्ट्जाइट यानी क्वार्ट्जाइट होते हैं, हार्ड रॉक यूज़ की गई है इसको बनाने के लिए टावर को. ईच ऑफ द टावर्स हैज़ अ प्रोजेक्टिंग बालकनी, सबकी प्रोजेक्टिंग बालकनी बनाई गई है. दीज बालकनीज आर सपोर्टेड इन सच अ वे दैट द होल स्ट्रक्चर टेक्स द लोड ऑफ वेट. ये बालकनी ऐसे बनाई गई हैं ताकि जो इसका सारा वेट स्ट्रक्चर मतलब इसको बियर कर सके. नो वंडर दैट सच एन ओल्ड बिल्डिंग हैज़ लास्टेड सो मैनी सेंचुरीज. हैरान होने की बात ही नहीं है कि जो है ये हैरान होने की बात कि ये इतनी पुरानी जो बिल्डिंग है अभी तक बहुत सारी सेंचुरीज तक जो है ये अभी तक खड़ी है. Verses from the Holy Quran and some intricate carvings with floral motifs are inscribed on this tower. होली कुरान मतलब जो पवित्र कुरान है उनमें से कुछ छंद लिए गए हैं, वर्सेस होते हैं छंद, कुछ दोहे लिए गए हैं. एंड सम इंट्रिकेट कार्विंग्स, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड लकड़ी की खुदाई भी की गई है. विद फ्लोरल मोटिव्स, फ्लावर्स बनाए गए हैं. आर इंस्क्राइब्ड ऑन द टावर, टावर के ऊपर जो है कुछ फूल बनाए गए हैं. एंड नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द स्लेव डायनेस्टी. There were 5 successive ruling dynasties, namely the Slave, Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasty. These 5 dynasties ruled over Delhi in that period of time. Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan at Second Battle of Tarain in 1192. मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में. दिल्ली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ दीज रूलर्स लेटर. दिल्ली जो है वो इनके हाथों में आ गया था, मतलब इन्होंने रूल्ड ओवर किया था इनके ऊपर, मतलब राज किया था अपना. फ्रॉम दिल्ली द तुर्किश रूल वाज एक्सटेंडेड इनटू द जिजेंटिक प्लेन्स. दिल्ली से तुर्किश फ्रॉम दिल्ली द तुर्किश रूल वाज एक्सटेंडेड. दिल्ली से क्या हुआ था, तुर्किश रूल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था इनटू द गंगेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा के जितने भी मैदान थे वहाँ तक भी जो है तुर्किश का जो है राज चलना शुरू हो गया था. एंड टू बिहार एंड बंगाल और बिहार में भी. द विक्टोरियस तुर्क्स बिफोर लिविंग फॉर अफगानिस्तान लेफ्ट बिहाइंड अ स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक. जो विजेता तुर्की थे उन्होंने पीछे छोड़ा था अफगानिस्तान में एक स्लेव को, जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को, एज वाइजरी ऑफ द कॉन्कर्ड लैंड्स. जो जीती हुई ज़मीनें थी उस सूबेदार को वहाँ पर छोड़ा था स्लेव के रूप में. फिर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक आए. कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, ही इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के. द अर्ली रूलर्स ऑफ हिज डायनेस्टी वर कॉल्ड द ममलुक सुल्तान्स. और जो रूलर्स थे डायनेस्टी के वो क्या कहलाते थे, ममलुक सुल्तान्स कहलाते थे. द वर्ड ममलुक इज़ एन अरेबिक वर्ड. ममलुक जो है अरेबिक वर्ड है, दैट मीन्स ओन्ड सिंस these sultans were earlier either the slaves of Turks or were sons of the slaves. ये सुल्तान जो थे वो अर्लियर पहले के थे, इधर द स्लेव्स ऑफ द तुर्क्स, और तुर्क्स के स्लेव हुआ करते थे, और वर द सन्स ऑफ द स्लेव, या फिर क्या होते थे स्लेव्स के बच्चे मतलब बेटे हुआ करते थे. देवर कॉल्ड मैमलुक सुल्तान, और मैमलुक सुल्तान कहलाया करते थे. To complete his master's work, Qutbuddin Aibak embarked on a series of conquests. अपने मास्टर के वर्क को पूरा करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, एम्बार्क्ड होता है स्टार्ट करना, ऑन अ सीरीज ऑफ कॉन्क्वेस्ट, विजय पाना शुरू कर दिया था. एंड कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ कालिंजार इन द बुंदेलखंड. उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था कालिंजार, बुंदेलखंड के कालिंजार फोर्ट को यानी किले को जो अपने कब्जे में कर लिया था. एंड अनिवारा इन गुजरात, और गुजरात के अनिवारा को जो अपने कब्जे में कर लिया था. बिसाइड बीइंग अ ब्रेव एंड कैपेबल मिलिट्री जनरल, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ मैन लेटर स्कॉलर्स लाइक हसन निज़ामी एंड द फ़ख्रे मुदीर अडोन्ड हिज कोर्ट. इसके साथ साथ
ब्रेव और कैपेबल मिलिट्री जनरल होने के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक स्कॉलर भी था, किसकी तरह, हसन निज़ामी की तरह, फ़ाखरे मुदीर की तरह, जिन्होंने अपने कोर्ट को बहुत ज़्यादा अच्छे से सजाया था। बिकॉज ऑफ लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ही अर्न द टाइटल ऑफ द लख बख्श। उसने बहुत मतलब पूरा लिबर्टी से अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया था मनी का अपने राज्य में, और तभी उसने अपना एक टाइटल पाया था लख बख्श के नाम का। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। उन्होंने फाउंडेशन रखी थी कुतुब मीनार की दिल्ली के। आफ्टर द नेम ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, किसके नाम पर, जो फेमस सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर जो है जो फेमस सूफी सेंट थे उनके नाम पर जो है उन्होंने इनकी फाउंडेशन कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी थी। विच वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश, जिसको कंप्लीट कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा इन 1210 1210 में। ऐबक डाइड ऑफ अ सडन फॉल फ्रॉम अ हॉर्स एट लाहौर। ऐबक जो थे वो एकदम हॉर्स से गिर गए थे लाहौर में, वाइल प्लेइंग चौगन और पोलो खेलते हुए। कुतुबुद्दीन वो मर गए थे। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक सन आराम शाह हैड सक्सीडेड हिम इन 1211। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह ने 1211 में सक्सीड कराया था अपने पिता को। सिंस आराम शाह वॉज एन इनकैपेबल रूलर, वो एक कैपेबल रूलर नहीं था। ही वॉज ओवरथ्रोन बाय इल्तुतमिश, और उसे डिफीट कर दिया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा हरा दिया गया था। द स्लेव, जो कि एक स्लेव हुआ करते थे, एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक, और ऐबक के सन इन लॉ थे इल्तुतमिश डिडंट कंसीडर्ड हिज सन्स एज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ सुल्तान। इल्तुतमिश अपने बेटों को कैपेबल नहीं मानते थे सुल्तान बनाने के लिए। ही देयरफॉर नॉमिनेटेड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को नॉमिनेट किया था रजिया को एज हिज सक्सेसर, अपने एक सक्सेसर की तरह। बट मैनी तुर्किश नॉबल्स अपोज्ड हिज दिस मूव बिकॉज दे कंसिडर्ड इट बिलो देयर ट्रेडिशन टू बी रूल्ड बाय वुमेन। क्योंकि जो वहाँ के जो तुर्किश रिच पीपल थे, यानी मैंने आपको पहले भी बताया था नोबल्स जो है रिच पीपल जो थे वहाँ के रहने वाले उनको बोला जाता है, तो उन्होंने उनका विरोध किया था, अपोज किया था कि एक लेडी जो है वो रूल नहीं चला सकती। सो दे क्राउंड इल्तुतमिश सन रुकनुद्दीन, इसलिए जो है इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन को जो है उन्होंने ताज पहना दिया था एज द न्यू सुल्तान की तरह। बट विद इन 7 months, 7 ही महीनों में रुकनुद्दीन वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन, 7 ही दिनों में उसे जो है हटा दिया गया था थ्रोन से। एंड रजिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236, और रजिया जो है 1236 में दिल्ली सल्तनत की पहली वुमेन रूलर बन गई थी। आफ्टर दैट द खिलजी डायनेस्टी हैड कम। द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी वॉज मर्डर्ड इन 1290। जो स्लेव डायनेस्टी की लास्ट रूलर थे उनको मार दिया गया था इन 1290 में। एंड देयर अराउज अ न्यू लाइन ऑफ रूलर्स कॉल्ड द खिलजीज। फिर उसके बाद जो है खिलजीज रूलर का राज आ गया था। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी जो दिन के फाउंडर थे वो केम टू थ्रोन आफ्टर किलिंग कैकुबाद, लास्ट किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उन्होंने मार दिया था कैकुबाद को, जो कि स्लेव डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान। और उन्हें जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्हें मार दिया गया था उनके नेफ्यू के द्वारा, एक जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी, ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो उन्हें मार दिया गया था। एंड हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान, जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो सुल्तान है। नेक्स्ट वी हैव अलाउद्दीन खिलजी। ऑन असेंडिंग द थ्रोन, सिंहासन पर चढ़ने के बाद क्या हुआ था, अलाउद्दीन हैड टू फेस अ रेबेलियन ऑफ द मंगोल्स का जो है उनके विद्रोह का सामना करना पड़ा था अलाउद्दीन को। हु हैड अर्लियर सेटल्ड नियर दिल्ली, जो कि पहले के समय में दिल्ली के पास में सेटल हुए थे। व्हेन अलाउद्दीन हर्ड ऑफ द रेबेलियन, जब विद्रोहियों के बारे में सुना अलाउद्दीन ने, ही गोट मैनी ऑफ द मंगोल्स मैस्कर्ड, उन्होंने बहुत सारे मंगोल्स को मार दिया था। आफ्टर दैट अलाउद्दीन कॉन्कर्ड ऑल द टेरिटरीज ऑफ मालवा, अलाउद्दीन ने विजय पाली थी मालवा की जितने भी एरिया हैं उन पर, इंक्लूडिंग उज्जैन
जिनके अंदर उज्जैन शामिल था, धार, चंदेरी एंड मांडू, ये सारे एरिया जो है इन पर विजय पा ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाय 1305 अलाउद्दीन कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया, अलाउद्दीन ने विजय पा ली थी ज़्यादातर नॉर्थन इंडिया के सारे एरिया पर। ही हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड स्टार्टेड पेइंग हिज सोल्जर्स इन कैश, और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी और वो सोल्जर्स को कैश पे किया करते थे। नेक्स्ट, मार्केट रेगुलेशंस कैसी थी तब के टाइम में। अलाउद्दीन इज़ बेस्ट नोन इन द हिस्ट्री फॉर हिज मार्केट रेगुलेशन, अपने मार्केट रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। ही फिक्स्ड द कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज़ सच एज फूड, ग्रेन्स, शुगर एंड कुकिंग ऑयल, और उन्होंने फिक्स कर रखी थी जितने भी वहाँ पे प्रोडक्ट बेचे जाते थे मार्केट में, फ़िक्स प्राइस किया हुआ था शुगर का, कुकिंग ऑयल का, फूड ग्रेन्स का। फॉर दिस पर्पज़ ही सेटअप देयर 3 मार्केट्स एट दिल्ली, और उन्होंने 3 मार्केट्स लगाई हुई थी दिल्ली में इन चीज़ों के लिए। 1 मार्केट फॉर फूड ग्रेन्स, द सेकंड फॉर कॉस्टली क्लॉथ एंड द थर्ड फॉर द हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स। 3 टाइप की मार्केट लगाई थी उन्होंने, पहली क्लॉथ्स के लिए, पहली फूड ग्रेन्स के लिए, सेकंड जो थी कॉस्टली क्लॉथ्स के लिए थी, एंड थर्ड वन हॉर्सेस, स्लेव्स के लिए, हॉर्स स्लेव्स को भी उस टाइम में बेचा जाता था, एंड कैटल्स के लिए, पशुओं के झुंड के लिए। ईच मार्केट वॉज पुट अंडर द चार्ज ऑफ अ कंट्रोलर ऑफ मार्केट, हर एक मार्केट जो है एक कंट्रोलर के अंडर दी जाती थी, मतलब एक कंट्रोलर रखा जाता था जो वहाँ की मैनेजमेंट करता था, शाहना जिसे बोला जाता था। वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वर प्रिस्क्राइब फॉर चीटिंग एंड अंडरवेइंग गुड्स, बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाती थी किस लिए, चीटिंग करने के बदले में, और अगर गुड्स को प्रॉपरली वेट नहीं किया जाता था तो उसके बदले में उनको पनिशमेंट दी जाती थी। नेक्स्ट, डेक्कन एक्सपीडिशन। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु आफ्टर कंक्वरिंग द बल्क ऑफ नॉर्थन इंडिया, अलाउद्दीन खिलजी जो थे पहले सुल्तान थे जिन्होंने विजय पा ली थी नॉर्थन इंडिया पे। सेंट एन एक्सपीडिशन टू डेक्कन अंडर मलिक काफूर, और उन्होंने अभियान चलाया था मलिक काफूर के अंडर डेक्कन में। एंड द किंगडम्स ऑफ देवागिरी, वारंगल एंड द द्वारा समुद्रा एंड द मदुरई वर कॉन्कर्ड, ये तीनों जो है एरिया जो है किंगडम्स जो थे चारों, इन पर विजय पाली गई थी किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। बट नॉट अनेक्स्ड, लेकिन इनको अपने कब्ज़े में नहीं किया था इन्होंने। अलाउद्दीन डिडंट अनेक्स दीज किंगडम्स फॉर 2 रीजन्स, अलाउद्दीन ने इनको अपने कब्ज़े में 2 रीजन्स की वजह से नहीं किया था। फर्स्ट, ही रियलाइज दैट इट वुड बी प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दीज डिस्टेंट लैंड्स फ्रॉम दिल्ली, कि ये डिफ़िकल्ट होगा प्रैक्टिकली इतनी दूर से, दिल्ली से इतनी दूर लैंड्स की को कंट्रोल करना। सेकेंड, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द वेल्थ ऑफ दिस डेक्कन किंगडम्स, वो सिर्फ इन डेक्कन किंगडम्स के सिर्फ पैसों को हथियाना चाहते थे फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज ह्यूज आर्मी, अपनी बड़ी आर्मी को मेंटेन रखने के लिए। दस द रूलर्स ऑफ डेक्कन वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ओवरलॉर्डशिप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए क्या किया गया था, जो डेक्कन के रूलर्स थे उनको फोर्स किया गया था अलाउद्दीन खिलजी को अपना लॉर्ड मानने के लिए। एंड टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू हिम, और उन्हें जो है वार्षिक जो पैसा मतलब पे करने के लिए, श्रद्धांजलि चढ़ाने के लिए उनको बोला गया था। नेक्स्ट, वी हैव द मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी। व्हेन अलाउद्दीन खिलजी केम टू द थ्रोन, जब सिंहासन पर आए अलाउद्दीन खिलजी, ही हैड टू फेस अ सीरीज ऑफ रेबेलियंस फ्रॉम दी नॉबल्स, जो रिच फैमिली के रेबेलियन विरोधी थे उनका सामना करना पड़ा था उन्हें। सो ही टुक अ नंबर ऑफ मेजर्स टू क्रश देयर पावर, उन्होंने बहुत सारे उपाय अपनाए थे उनकी पावर को तोड़ने के लिए। द नोबल्स वर नॉट अलाउड टू होल्ड पार्टीज और फेस्टिविटीज़ और टू फॉर्म मैरिज अलायंसेज विदाउट द परमिशन ऑफ दी सुल्तान। जो नोबल्स थे, रिच पीपल थे, उनको अलाउ नहीं था कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करना या फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना या मैरिज ऑर्गेनाइज करना किसकी परमिशन के बिना, सुल्तान की परमिशन के बिना। इसीलिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोह कर दिया था। द यूज़ ऑफ वाइन एंड इंटॉक्सिकेंट्स वॉज बैंड,
तब के टाइम में जो वाइन का यूज़ और जो नशे वाले जो मटेरियल थे उन पर बैन किया गया था। गैम्बलिंग वाज फॉरबिडन, गैम्बलिंग करने के लिए भी मना की गई थी। गैम्बलर्स वर सेवरली पनिश्ड, जो गैम्बलर्स हुआ करते थे उनको भी पनिशमेंट दी जाती थी। ही स्टॉप्ड पेइंग द सोल्जर्स इन लैंड एंड इंट्रोड्यूस्ड कैश सैलरीज, और वो सोल्जर्स को लैंड के बजाय क्या देते थे, कैश सैलरी दिया करते थे। ही एस्टेब्लिश्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉबल्स, और उन्होंने एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम बनाया हुआ था, मतलब सोल्जर्स आर्मी जो है, सिपाही जो है वो हायर किए हुए थे क्या करने के लिए, जितने भी रिच पीपल थे उनकी एक्टिविटीज़ को चेकआउट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव द मिलिट्री रिफॉर्म्स, क्या क्या किए थे उन्होंने। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो फर्स्ट रूलर थे दिल्ली के जिन्होंने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है वो उसका फाउंडेशन रखा था। ही इम्पोर्टेड क्वालिटी हॉर्सेस एंड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस, उन्होंने इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था क्वालिटी वाले हॉर्सेस का, और ब्रांडिंग हॉर्सेस की ब्रांडिंग का सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, सो दैट द सोल्जर्स कुड नॉट रिप्लेस दैम विद द इन्फीरियर क्वालिटी हॉर्सेस, ताकि क्या जो सोल्जर्स थे वो उनको बुरी क्वालिटी के हॉर्सेस से जो है घटिया क्वालिटी के हॉर्सेस से चेंज ना कर सके। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ चेहरा, उन्होंने चेहरा का सिस्टम भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। गिविंग अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर एवरी सोल्जर, जितने भी सोल्जर्स थे उनको आइडेंटिटी कार्ड भी जो है उन्होंने प्रोवाइड कराए थे। ही हिमसेल्फ अप्रूव्ड ऑल रिक्रूटमेंट्स टू द आर्मी, उन्होंने खुद ही जो है सारी आर्मी की जितनी भी पोस्ट थी वो खुद ही फिल की थी, मतलब खुद ही हायर किए थे। एंड पेड कैश सैलरीज टू द सोल्जर्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, और वो कैश सैलरी पे किया करते थे सोल्जर्स को रॉयल ट्रेजरी से। नेक्स्ट वी हैव द रिवेन्यू रिफॉर्म्स, उन्होंने क्या किए थे। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मेजर्स टू गेट मैक्सिमम रिवेन्यू। ही ब्रॉट ऑल द लैंड ऑफ द एम्पायर अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल, उन्होंने अपने कंट्रोल के अंडर जो है सारे लैंड को अपने कंट्रोल के अंडर रखा हुआ था। ही इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग द लैंड एंड फिक्सिंग द स्टेट शेयर अकॉर्डिंगली, उन्होंने पूरे लैंड की जितना भी एरिया था उनको मापना शुरू कर दिया था, मापने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और एंड फिक्सिंग द स्टेट शेयर अकॉर्डिंगली, और स्टेट के अकॉर्डिंग उन्हें बांटा हुआ था। ही इंक्रीज्ड द लैंड रिवेन्यू, लैंड से होने वाली आय को बढ़ा दिया था उन्होंने, फ्रॉम 1/3 टू 1/2 कर दिया था उसका पार्ट। एंड डिमांडेड इट टू बी पेड इन कैश, और लोगों से कहा कि वहाँ के लोगों से कहा कि वो कैश में पे करें, एंड नॉट इन अदर काइंड, दूसरे एक तरीके से नहीं। ही अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर टू कलेक्ट लैंड रिवेन्यू, उन्होंने लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो है ऑफिसर भी हायर कर लिए थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वॉज डोमिनेटेड बाय मलिक काफूर, उसके जीवन के अंत तक में क्या हुआ था, ही वॉज डोमिनेटेड बाय द मलिक काफूर, उसे जो है मलिक काफूर के द्वारा जो है कि साजिश के द्वारा क्या कर लिया गया था, अपना बंदी बना लिया गया था। हिज कमांडर, उसके जो कमांडर थे, आफ्टर मैनी इंट्रिग्स, बहुत सारी साजिशों के बाद द खिलजी डायनेस्टी फाइनली केम टू एंड खिलजी डायनेस्टी जो थी उसका अंत हो गया था। व्हेन गाजी मलिक द गवर्नर ऑफ द डिपालपुर असेंडेड द थ्रोन, जब गाजी मलिक जो कि डिपालपुर के गवर्नर थे वो सिंहासन पर चढ़ गए थे। थैंक यू सो मच।